डी जी एस पी आर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो सबसे अहम चीज़ देखी गई है वो ये देखी गई है कि जो इस वक्त रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक बयानिया बना के रियासती इदारों को बदनाम करने की मौज़म को कोशिश की जा रही है, ये बेसिकली सारे जो एक हवा बनाई गई उसके ख़िलाफ़ थी ये कि ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ रियासती इदारों को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। और ये ख़ास किस्म के लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, बल्कि उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल की कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो कर रहे हैं, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ बदनामी है। और इस बदनामी के पीछे जो है कुछ ख़ास अनासर हैं जो फ़ौज को बुरी तरीके से निशाना बना रहे हैं। इसी तरह उन्होंने मिसाल देते हुए यहाँ पर बहुत से वाक़यात का भी जिक्र किया और स्पेशली बन्नू वाक़े का जिक्र किया कि बन्नू वाक़या भी जो है वो फ़ौज की तरफ से कोई ऐसा रद्द अमल नहीं था, बल्कि वो ख़ुद इन जो एक मखसूस सियासी जमात है उसके लोगों ने ये प्री प्लान करके ये पूरा एक जो है वो प्लान किया, जिसके बाद जो है वो बदनाम करने के लिए जो है रियासती इदारों को जो है उन्होंने एकदम से जो है माजराई शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो जब से वज़ीर आला बने वो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बाजी से काम रह रहे हैं। प्रैक्टिकली उनका कोई भी जो काम है वो नहीं सामने नज़र आ रहा। इवन के 9 मई के वाक़यात के अंदर और पीटीआई के ऊपर जितने भी लोगों ने जुल्म ढाए, जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ढाए, और बकौल उनके जो पीटीआई का बयान है कि जहाँ पे जुल्म ढाया गया और जिन लोगों ने हम पे गिरफ्तारियाँ की, जिन्होंने हमें हम पे केसेस बनाए, वही लोग आज भी उन्हीं सीटों के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और वही उसी ब्यूरोक्रेसी को लेके वो चल रहे हैं। उन्होंने कौन सा बंदा चेंज किया है? मशकूक नहीं, बहुत ज़्यादा मशकूक आदमी हैं वो, और वो पता नहीं कहाँ खेल रहे हैं, किसकी तरफ खेल रहे हैं, उनका काम क्या है। और जो कुछ पीटीआई वाले समझ रहे थे उनको ला के कि हमने कोई बहुत बड़ा बबर शेर लाया है, वो स्वाय अपने मेरे ख्याल से कुछ ख़ास टारगेट के ऊपर जो उनका शुरू से एक तारीख उनकी रही है कि वो अपने माल बनाने की और अपनी चीज़ों को सीधा लाइन करने के बाद, स्ट्रीम लाइन करने के बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पीटीआई को वही दे रहे हैं। इस वक्त रियासत को सबसे ज़्यादा जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और रियासत के लिए जो सबसे बड़ी जो मज़ामत है, बल्कि आप कहेंगे कि उनको अगर पहले गद्दारी होती थी अवाम की शक्ल में, अवाम निकलते थे, गद्दारी करते थे, रियासत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करते थे और उनको जो है वो कुचला जाता था। अब चूँकि ये ऐसी एक जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक ऐसा सिस्टम आ गया है जिसके ज़रिए आप घर बैठे बड़े सुकून से नामालूम मुकाम से भी आप जो है ना वो इस बगावत का आगाज़ कर सकते हैं। वो बगावत क्या होती है कि आप किसी को भी बुरी तरीके से तनकीद का निशाना बनाते हैं, उसकी राय के ख़िलाफ़। बगावत बेसिकली है क्या? जो वक्त का आइन जो होता है उसके ऊपर जो है ना आप अमल दरामद, जब वक्त का जो भी बादशाह है, वक्त का जो भी कानून था, आप माजी में देख लें, जब उसकी मर्ज़ी और के ख़िलाफ़ कोई चीज़ होती है तो वो उसको बगावत काउंट किया जाता है। इस वक्त देखें पाकिस्तान के अंदर जो बगावत हो रही है मुख्तलिफ़ ज़रियों में हो रही है और वो रियासती इदारों को कमज़ोर करने के लिए हो रही है। यहाँ पर एक बात मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि जब भी दुश्मन ने कभी वार किया है किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर, आप पिछली 2 से 3 दहाइयों को उठा कर देख लें तो उसके अंदर आप देख लें, लिबिया की आप मिसाल ले लें, इराक़ की मिसाल ले लें, शाम की ले लें, अवाम और फ़ौज को लड़ाया गया है। जब अवाम और फ़ौज आपस में लड़ते हैं तो तीसरी को जो है ना वो इसके लिए जो है ना बहुत आसानी होती है उस मुल्क के ऊपर कंट्रोल करना और उस मुल्क की आवाम को जो है वो अपने कंट्रोल में ले आके उस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना और अपने मकासद को पूरा करना। इसके लिए वो आपके बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करती आपके पास, या आपके ऊपर वो नहीं मुसल्लत करती, बल्कि आपके अंदर से गद्दार ख़रीदे जाते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के गद्दार होते हैं, वो कुछ पब्लिक के अंदर भी मौजूद होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी होते हैं, और मुख्तलिफ़ बड़ी बड़े जो है ना आला शख्सियात के अंदर बैठे हुए भी लोग होते हैं जो ये सारा मुनज़्ज़म किस्म का एक मैकेनिज़्म तैयार करके आवाम और फ़ौज को आपस में लड़ा देते हैं। आप चूँकि देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बगावत की चीज़ सामने नज़र आ रही है वो सोशल मीडिया के ज़रिए नज़र आ रही है। इसके लिए हुकूमत ने फायरवॉल सिस्टम का भी आगाज़ किया। फायरवॉल के होते हुए अब जो अनासर भी इसके अंदर मुलव्वस पाए जा रहे हैं, जो रियासती इदारे हैं उनके ऊपर जो है वो अपना घेरा तंग कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह बच नहीं पाएंगे। जहाँ भी होंगे इनको ज़रूर निकाल के इनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा। 2 तरह की इसमें चीज़ें हैं। एक होता है सर से पानी गुजर जाना। जब सर से पानी गुजर गया, एक औलाद इतनी बिगड़ जाए कि वो अपनी वालदैन की मुकम्मल घर बार जायदाद सल्तनत इज़्ज़त सब तबाह कर दे और उसके बाद आगे वो माफ़ी मांगे तो फिर पीछे क्या बचता है? माँ है, माफ़ कर सकती है, माँ बाप है, माफ़ कर सकते हैं, लेकिन देखने से वक्त ये है कि वो तबाही के किस दाने तक पहुँचा है। अभी भी वक्त है ऐसे लोगों का कि वो अपनी तौबा तायब करके बैठ जाएँ और पुरसकून तरीके से रियासती मामलात को चलने दें। अगर नहीं करेंगे तो फिर देखें माफ़ी का ऑप्शन तो हर वक्त रियासत के पास मौजूद होता है, लेकिन अगर वो एक हद से ज़्यादा गुजरेंगे तो उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। जैसे कि आज देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको यहाँ मैं एक और बात कानूनी भी बताता चलूँ कि अगर इतनी ही ज़्यादा
اتنی زیادہ ڈیجیٹلائزیشن دہشت گردی شروع، جس طرح طوفان بدتمیزی میڈیا کے اوپر ہے، اور باہر ابھی میں گیا تھا اور وہاں بھی لوگ جس کو جو دل چاہتا ہے وہ آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، جیسے اس کا دل چاہے، جس کو کسی کی نہ ماں کی عزت محفوظ ہے نہ بہن کی عزت محفوظ ہے، چاہے وہ ریاستی ادارے کا ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہے، جو بھی آپ کے نظریات کے خلاف بات کرے آپ اس کی نجی زندگی تک اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جو بالکل جو ہے بلو دی بیلٹ ہے۔ تو آپ ان تمام عوام کو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو خاص کر کہ آرمی کے پاس اپنا ملٹری ایکٹ موجود ہے جس کے اندر بغاوت کے خلاف کھلم کھلا ان کے پاس جو ہے وہ اختیارات موجود ہیں۔ اگر کل کو کوئی ایسا کام ہوا یا یہ کنٹرول نہ ہوئے تو وہ جو ایکٹ ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ جی یہ سویلین پہ نہیں لگتا ہے، یہ صرف ملٹری پہ لگے گا۔ وہ سویلین پر بھی لگتا ہے اور ملٹری فورسز پر بھی لگتا ہے، اور وہ اس کو امپلیمنٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کہیں پر بھی بچ نہیں سکیں گے، ایون کہ پھر آپ کو پاکستانی کورٹس بھی عدالتیں بھی ریلیف نہیں دے سکیں گی۔ اس طرح کسی کے اوپر بھی آپ آ جائیں اور اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیں تو ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی لمٹ کی، وہ حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے، تنقید بھی بلو دی بیلٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگ اس وقت جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں جو ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خود بھی اسی ریاست کی گود میں بیٹھ کر آئے ہیں اور اب آ کے اس ریاست کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاست کے پاس جو ملٹری ایکٹ قانون موجود ہے بغاوت کے خلاف، اگر انہوں نے وہ امپلیمنٹ کر دیا تو یہ پھر بچ نہیں پائیں گے۔ یہ جو ایڈمیشن ہے نا، یہ پہلے سے ریاستی اداروں کو پتا تھا، جتنے بھی آپ دیکھیں نا 8-9 ہزار لوگ انہوں نے اٹھائے ہیں، 8-9 ہزار لوگ جو پکڑے گئے تھے، اب اس میں سے کافی سارے لوگ ریلیز بھی ہو گئے ہیں، تو شواہد ثبوت یہ تو بہت پہلے سے بات کلیئر ہے کہ عمران خان کی ڈائریکشنز پہ ہوا تھا۔ عمران خان کھلا اپنی سپیچز کے اندر یہ کہتے رہے ہیں کہ جب بھی ہوگا تو آپ نے احتجاج، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ریکارڈ ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ گرفتاری کے بعد ان کا یہ ایڈمٹ کرنا کہ دیکھیں جب احتجاج ہوتا ہے نا تو وہ پھر پرامن رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر سارے جو ہے پرامن لوگ نہیں شریک ہوتے، اس کو پھر پرامن بنانا پڑتا ہے، جو کہ تحریک انصاف نے نہیں بنایا۔ تحریک انصاف کی جو بھی قیادت اس وقت لیڈ کر رہی تھی، جہاں بھی لیڈ کر رہی تھی، انہوں نے امن کا درس کہیں پر بھی نہیں دیا۔ اگر بانی پی ٹی آئی اپنے تمام ریکارڈ کو جلسوں میں جلوسوں میں ویڈیو بیانات میں یہ کہتے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، تو ابھی بات تھی، لیکن انہوں نے ایسی کبھی کہیں بات کوئی نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ دھمکی آمیز رویے میں اور جو ہے نا وہ تلخ رویے میں جو ہے وہ بات کی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات معافی تلافی کی طرف جا رہی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فی الحال ایسی حالات کوئی نظر نہیں آ رہے کہ جہاں پر ان کو کہیں سے معافی مل سکے۔